गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज सीड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका सीड क्वालिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि एक गुड सीड का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप जो सीड यूज़ कर रहे हो वो वाकई अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा, होप सो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीड क्वालिटी क्या होता है। अब देखिए सीड क्वालिटी क्या होता है, इसको मैं आपको बतलाता हूँ, लिखा हुआ आप बाद में पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बट चीज़ों को फोकस कीजिए, समझिए, समझेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ना चीज जो वर्ड पढ़ते हो उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करो, वर्ड में ही सारी चीज छुपे होते हैं। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ सीड क्वालिटी, तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ सर, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सीड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर एक अच्छे सीड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो उसमें अच्छा स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगा। ये बहुत बुरा स्टूडेंट है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो बुरा बन गया। तो यही चीज हम देखते हैं सीड्स के अंदर, कि जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होते हैं, ठीक है। तो देखिए सीड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो आप देखे होंगे, नॉर्मली कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए नॉर्मली आप देखे होंगे कि जब हम पेडी को कल्टीवेट करते हैं, मतलब कल्टीवेशन करने से पहले फार्मर क्या करता है, जाता है मार्केट से सीड लेकर आता है, किसका, पेडी का, अलग अलग वैरायटीज के होते हैं। अब क्या करता है वो, जस्ट सोइंग करने से पहले उसको वाटर में डाल देता है, जिससे उसको क्या पता चलता है कि भाई कितने सीड्स इसमें अच्छे हैं, कितने खराब हैं। जो खराब होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लटिंग करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, और जो अच्छे होते हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो खराब है वो ऊपर की तरफ फ्लट कर रहा है, और जो अच्छा है वो नीचे की तरफ बैठ गया। तो अब यहाँ पे आप इजिली जो खराब है उसको आप हटा सकते हो। तो ये भी क्या होता है, एक तरह के क्वालिटी टेस्ट होता है कि भाई कि हमारे सीड की क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। आपने देखा होगा मोस्टली अंडों के अंदर भी क्या आता है, जो एग होता है आपका, जब हम लाते हैं ट्रे में तो उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ तैरने लगता है वो एक हमारा खराब है, जो नीचे की तरफ बैठ गया वो अच्छा है। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिससे हम सीड की क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम सीड की क्वालिटी टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजर हम लोग 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनके जेनेटिक प्योरिटी के ऊपर, उनके फिजिकल प्योरिटी के ऊपर, साथ में उनके फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस एंड फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे, साथ में उसके हेल्थ की बात करेंगे। दैट मीन्स कि सीड क्वालिटी के अंदर मेजर हम लोग 4 चीज के ऊपर फोकस करते हैं सर, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, फिजियोलॉजिकल प्योरिटी और उनके हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक गुड क्वालिटी जो सीड होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल क्वालिटी। दैट मीन्स कि आपने पढ़ा होगा जेनेटिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, वही चीज़ है यहाँ पे। तो फिजिकल प्योरिटी कहने का सेंस क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो सीड होना चाहिए वो शेप में, साइज में, कलर में कोई भी कंकड़ पत्थर, किसी भी तरह का डैमेजिंग उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्लीट एक जैसा दिखाई पड़ना चाहिए। फिजिकल का मतलब ही क्या होता है, बाहर की तरफ, बाहरी अपीयरेंस, जो आप बाहर से देख पा रहे हो कि भाई सारा सीड्स, जैसे आपको मान के चलिए कि आपको मैं 2-3 तरह के सीड्स मिक्स करके दे देता हूँ, अलग अलग कलर का है, फिर अलग अलग साइज का, क्या उसका बोलेंगे कि ये फिजिकल प्योरिटी है, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो अलग अलग कलर के हैं, साथ में वो अलग अलग शेप साइज के हैं, तो वो कभी भी फिजिकल प्योरिटी नहीं हो सकता। तो फिजिकल प्योरिटी हम क्या बोलेंगे, जब वो एक शेप के होंगे, एक साइज के होंगे, ठीक है, एक कलर के होंगे, एक वेट के होंगे, ठीक है, और किसी भी तरह का उसमें कोई डिजीज इन्फेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हेल्थ होंगे, किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर उसमें मिक्स नहीं रहेगा, तो हम जाके बोलेंगे ये क्या है, फिजिकल प्योरिटी या फिर फिजिकल क्वालिटी इनकी अच्छी है। तो फिजिकल क्वालिटी का सेंस क्या है कि बाहर से जो अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है सीड का, वही उसका क्या है, फिजिकल क्वालिटी। मतलब कि वो सारे अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, बाहर सब देखने में सब एक जैसे होना चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वालिटी। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही गंदा है, मतलब कि वो कभी अच्छे से बाल नहीं बना के आता है, ड्रेस उनका गंदा है, तो क्या है, उसको अच्छे
स्टूडेंट्स बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अच्छे स्टूडेंट्स क्या होंगे? अच्छे से वो बाल को करके आएंगे, अच्छे से ड्रेस उनका साफ सुथरा रहेगा, तभी जाके बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का या फिर काफ़ी अच्छा है। ठीक है। नो, दूसरे बात करते हैं, आप देख पा रहे हो कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, जैसे टोबैको हो गया, कैरेट हो गया, एमरेंथस हो गया, इनका फिजिकल प्योरिटी कितना होता है? 95%। ठीक है। ग्राउंडनट हो गया, स्पिनच हो गया, एस्परगस हो गया, इनका फिजिकल प्योरिटी होता है 96%। जूट हो गया, सोयाबीन हो गया, रैपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सिसेम हो गया, और जितने मिलेट्स होते हैं इसके जो फिजिकल प्योरिटी होते हैं वो 97% होता है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब एक बार याद कर लीजिएगा, है ना। विंडी हो गया, चाहे नाइजर हो गया, इनका जो फिजिकल प्योरिटी होता है वो 99% तक का होता है, और जितने क्रॉप्स होते हैं इनको छोड़कर उनका 98% होता है। दैट मीन्स कि फिजिकल प्योरिटी की हम बात करें तो 95 टू, ठीक है, 99%, 100% नहीं, कभी भी फिजिकल प्योरिटी नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट हम 99% तक इसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी। देखिए जेनेटिक प्योरिटी हम हमेशा ट्राई करते हैं एटलीस्ट 100% होना ही चाहिए, ठीक है, जितना, क्योंकि अगर हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भाई जेनेटिकल, दैट मीन्स कि अगर आपने किसी क्रॉप को कल्टीवेट किया है तो हम यहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि हमको जो न्यूट्रिएंट है वो सबको एक साथ प्रोवाइड कर सके, किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन ना होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर कोई क्रॉप्स आपके जेनेटिकली प्योर हैं तो क्या होंगे, सारे के सारे क्रॉप्स एक साथ मैच्योर होंगे, सारे के सारे जो क्रॉप्स आपने कल्टीवेट करा है उसको एक साथ इरिगेशन देने की जरूरत पड़ेगी, सारे के सारे जो हैं वो उनमें टिलर आएंगे तो एक साथ आएंगे। बट अगर वो जेनेटिकली इम्प्योर है तो क्या होगा कि एक क्रॉप मैच्योर हो गया, बाकी क्रॉप मैच्योर नहीं हुए हैं, तो मतलब वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्रॉप कभी भी जेनेटिकली प्योर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करते हैं हम लोग कि जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे जो फसल्स हैं उनके यील्ड काफ़ी अच्छा होगा और किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिले। क्योंकि देखो ना, अगर सपोज आप मान के चलिए कि कोई ऐसा क्रॉप है जिनमें जो जेनेटिक प्योरिटी है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम है तो आपको उसने उसको कल्टीवेट कर दिया। अब कल्टीवेट करने के बाद क्या होगा कि एक क्रॉप जल्दी ग्रो कर गया, दूसरा काफ़ी लेट ग्रो कर रहा है, तो एक तो आपको हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आप हार्वेस्टिंग कब करोगे, जब सब मेच्योर रहेंगे तभी ना। तो आप देखा कि भाई 2 क्रॉप मेच्योर हैं, 4 क्रॉप मेच्योर ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनके जेनेटिकली इम्प्योर हो गया ये, है ना। साथ में आपको इरिगेशन भी फिर अलग अलग टाइम पे देना पड़ेगा, तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग जेनेटिक प्योरिटी ट्राई करते हैं एटलीस्ट 100% होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कि ब्रीडर सीड या फिर न्यूक्लियस सीड का जो जेनेटिक प्योरिटी होता है वो 100% होता है, फाउंडेशन सीड का 99.5% होता है ना, सर्टिफाइड सीड का 98% होता है, और आप देखेंगे तो जैसे सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड का 95% होता है, सर्टिफाइड हाइब्रिड कॉटन का 90% होता है, और सर्टिफाइड हाइब्रिड कैस्टर का 85% होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जेनेटिक प्योरिटी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गुड क्वालिटी के सीड को डिफाइन करने में। ठीक है, नो आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, है ना। तो ये हमारा थर्ड है, और यहाँ पे हम लोग मोस्टली 2 एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि फिजियोलॉजिकल क्वालिटी को डिफाइन करता है। एक आपका जर्मिनेशन, दूसरा है सीड विगर। तो देखिए जर्मिनेशन क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सीड की एबिलिटी होता है सीडलिंग प्रोडक्शन करने का, जिसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मल रूट होना चाहिए, नॉर्मल शूट होना चाहिए, है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन। दैट मीन्स कि जर्मिनेशन क्या होता है, सीड की एबिलिटी होती है सीडलिंग प्रोडक्शन करने की विथ नॉर्मल रूट एंड शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और मोस्टली लोग आप देख पा रहे होंगे कि जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग प्योर सीड फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि जो आपके सीड्स हैं उनमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज है उसको अगर हमको टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग प्योर सीड फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे। ये फॉर्मूला आपको क्या बतलाएगा, जैसे सपोज मैंने आपको सीड दिया कुछ, ठीक है, और मैंने आपको पूछा कि भाई बताओ मेरे को इसमें कितने प्योर लाइव सीड हैं। ठीक है, मतलब प्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कितने जीवित सीड है, मतलब अच्छे सीड हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्योरिटी परसेंटेज, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप जर्मिनेशन परसेंटेज से, और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए 100 से। प्योरिटी परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि कितने जो सीड्स है वो फिजिकली प्योर है, कितने जेनेटिकली प्योर हैं, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने जर्मिनेशन परसेंटेज है जो कि सीड मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा आपको प्योर लाइव सीड
समझ में आया। नो, दूसरा टर्म है आपका सीड विगर। तो सीड विगर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक छोटा सा फील्ड है, ठीक है, आपने इस फील्ड में सीड को सोइंग करा, है ना। अब यहां से देखना है आपको कि कितने सीड्स आपके इमर्ज हो पाए, है ना, मतलब जो सीड आपने सोइंग करा था उसमें से कितने सीड्स बाहर की तरफ इमर्ज हो पाया, दैट इज कॉल्ड सीड विगर। मतलब कि ये क्या करता है, लाइवनेस ऑफ सीड को शो करता है ना। नो, अगर हम बात करें कि सीड विगर, तो इसको हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हाई विगर हो गया, मीडियम विगर हो गया, लो विगर सीड्स हो गया। मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि सारे के सारे निकल गए, कुछ ऐसे सीड्स होंगे जिसको आपने सोइंग करा बट सारे नहीं निकले, बट मीडियम में निकले। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, या आप जब फील्ड में जाओगे तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने ना इतना सीड्स सोइंग करा था। इससे फार्मर बोलता है ना कि यार हमने इतना सीड्स को लगाया था लेकिन सारे सीड्स नहीं निकल पाए, सारा कुछ अंदर ही जाके मर गया, है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, आप एक बाहर से अंदाजा लगा सकते हो प्लांट के पॉपुलेशन को देखकर कि हमारा सीड विगर क्या परसेंटेज क्या है, ठीक है, समझ में आया। और कई बार क्या होता है कि आपने सीड्स लगाए बट बहुत ही कम, रेयर एक या दो ही प्लांट्स जो थे वो बाहर की तरफ इमर्ज हो पाए, बाकी सारे के सारे नहीं निकल पाए। तो ये क्या होता है, ये इसमें जो सीड विगर है वो काफ़ी लो है। तो 3 पार्ट में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हाई विगर, मीडियम विगर, लो विगर, ठीक है। नो, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए एक स्टेटमेंट है, ऑल वाइबल सीड नीड नॉट बी जर्मिनेट। मतलब जितने वाइबल सीड हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, बट जितने जर्मिनेट कर गए वो क्या है, वो अच्छे वाइबिलिटी थे, वो वाइबल है। अरे मैंने आपको बताया ना कि जो सीड आपने सोई किया था, अब सोइंग करने के बाद जितने बाहर निकल आए वो क्या है, वो अच्छे वाइबिलिटी के, वो वाइबल सीड है ना। तो इसलिए बोलता है कि जितने वाइबल सीड हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जर्मिनेबल होना चाहिए, बट जितने जर्मिनेबल हैं वो वाइबल तो होंगे ही, ठीक है। अब देखिए, ऑल विगरस सीड विल बी जर्मिनेबल, है ना। जितने विगरस सीड जो आपके सीड्स होते हैं वो जर्मिनेबल होने चाहिए, बट जितने जर्मिनेबल सीड्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो विगरस होगा आपका, ठीक है, समझ में आया। नो, अगला टर्म है आपका मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपने सीड को स्टोर किया था बट क्या हुआ, वो उसमें हल्का सा मॉइस्चर पर किसी वजह से चला गया और फिर वो वहाँ से रूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा, कई बार स्टोरेज रूम आप गए होंगे तो आपको हमेशा बोला जाता है, जब भी आप फार्मर के स्टोरेज रूम में जाओगे तो बोलेगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको वाटर से दूर रखिए, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर चला गया तो फिर वो क्या, उसका डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगा और फर्दर वो रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा और फिर वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीरियस क्रॉप की, तो अगर 10 to 12% मॉइस्चर उसको आप प्रोवाइड कर देते हो तो उनके डोरमेंसी ब्रेक हो जाएंगे और फर्दर ये आपकी रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा। पल्सेस में 7 to 9% और ऑयल सीड्स जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि आपका ग्रोनट हो गया, सेम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसमें 6 to 7%, ठीक है, समझ में आया। अब सीड हेल्थ क्या है भाई, सीड हेल्थ मतलब कि जो आपके सीड्स होने चाहिए वो उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब डिजीज फ्री होना चाहिए, किसी भी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सीड हेल्थ, मतलब ऐसा सीड जो कि कंप्लीटली डिजीज से फ्री है, कोई भी तरह का इन्फेस्टेशन नहीं है ना। तो उसको आप सोइंग कर सकते हो और फिर इसको बोल सकते हो कि ये जो हमारा सीड है वो क्या है, अच्छे क्वालिटी का है, उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। बट क्या हुआ कि अगर कोई इंसेक्ट से उसको डैमेज कर दिया है तो क्या उसको लगाओगे भाई? अगर आप खुद सोचो ना कि मैंने आपको ऐसा सीड दे दिया जिसमें क्या है, किसी ना किसी बैक्टीरिया का उसमें इन्फेक्शन लग चुका है, तो क्या उसका कल्टीवेट करोगे? नहीं, क्योंकि वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, वाइबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे हेल्थ या फिर अच्छे क्वालिटी का सीड यूज़ करना चाहिए फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, फॉर द सोइंग पर्पस, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, हम लोग जितने भी क्वालिटी होने चाहिए एक सीड के अंदर, एक अच्छे क्वालिटी सीड के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे समराइज करते हैं। जैसे देखिए, उनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो हाई होना चाहिए, उनकी जो फिजिकल प्योरिटी है वो भी हाई होना चाहिए, उनमें जो जर्मिनेट करने की एबिलिटी है वो भी हाई होना चाहिए, उनमें जो विगरस है वो भी हाई होना चाहिए, फील्ड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हाई होना चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए, पेस्ट फ्री होना चाहिए, उनका शेप, साइज, कलर, ये सारे आ जाएंगे फिजिकल प्योरिटी के अंदर। तो एक जैसा होना चाहिए, किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और सारे शेप ऐसा नहीं कि वो व्रिंकल्ड हो गया, पिचक गया है, ऐसा नहीं, सारे के सारे अच्छे राउंड शेप के हैं, तो भाई सारे हेल्दी दिखना चाहिए, राउंड शेप होना चाहिए, है ना। सेल्फ लाइफ उनकी लंबा होना चाहिए, है ना। और मॉइस्चर कंटेंट जब आप उसको स्टोरेज कर रहे हो तो फिर ऑप्टिमम होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि आपने उसको
स्टोर किया और हल्का सा मॉइस्चर मिला और दैट्स वो जर्मिनेट कर गया। तो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल होना चाहिए, तो वही अच्छे क्वालिटी का सीड हो सकता है। मार्केट वैल्यू हाई होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम वैरायटी की बात करें तो जैसे अगर आपने दो वैरायटी यूज़ किया है, ए वैरायटी बी वैरायटी, तो दोनों वैरायटी का जो सेप साइज कलर है वो भी ऑफकोर्स अलग होगा, है ना। तो वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अच्छा सेप, अच्छा साइज, अच्छा कलर अकॉर्डिंग टू देयर वैरायटी होना चाहिए। उनकी जो वेट है उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। देखिए आपने मैंने आपको बताया था ना कि जो फार्मर क्या करता है, जब वो पेडी का सोइंग करता है उससे पहले वो जो लाता है आप जो आपके सीड्स होते हैं उसको लाके वो क्या करता है, पहले वाटर में उसको सोकिंग करता है। सोकिंग करने के बाद जैसे ही कुछ ऐसे जो सीड्स होते हैं ऊपर की तरफ फ्लट करने लगते हैं, उसको क्या करता है बाहर निकाल के फेंक देता है, जिससे क्या पता चलता है कि भाई इसका वेट काफ़ी कम है, दैट मीन्स कि ये खराब क्वालिटी का है, ठीक है। और उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो ये एक अच्छे क्वालिटी का सीड का क्या एक कटर होना चाहिए वो मैंने आपको समराइज करके बताया। तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ में आया होगा कि एक गुड क्वालिटी सीड्स का क्या क्या कटर होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सीड सर्टिफिकेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। और मैं अभी तक आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लेक्चर्स सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिकॉर्ड्स हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, अब जाइए उसको विजिट कीजिए, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको ये पीपीटी साथ में नोट्स और इनके क्विजेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।